पोलराइजेशन है क्या? अब देखते होंगे जब अब एक सपोज अब एक रस्सी लेते हैं और रस्सी को एक एंड को एक वाल के सपोर्ट से फिक्स कर देते हैं और दूसरा एंड को आप ऊपर और नीचे एक बार हिलाते हैं, तो आप देखेंगे कि एक स्मॉल अपवर्ड किंक और डाउनवर्ड किंक ट्रैवल करेगा। ये आइडियल केस का बात कर रहा हूँ। या फिर अगर आप कंटिन्यूसली आप ऊपर और नीचे हिलाते जाए तो फिर आपको एक कंटिन्यूस वेव पैकेट मिलेगा। और अगर आप ठीक से अगर आप ये ट्राई कोशिश करें तो फिर आपको बस एक ही डायरेक्शन पे आपको फ्लो करता हुआ मिलेगा। और तो ये वाला डायरेक्शन हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, और ये वाला जो है मतलब जिस डायरेक्शन पे अप और डाउन किंक मूव करते जा रहे हैं उसको कहते हैं डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। और यही डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन को डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं या फिर पोलराइजेशन कहते हैं। तो फिर सपोज ये आपका वेव है, तो फिर आपको अब ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हो गया। सपोज इसको मैं नेम करता हूँ x और इसको मैं नेम करता हूँ z। तो फिर x हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। और ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट में जो स्ट्रिंग का पार्ट है ये ऊपर वाइब्रेट कर रहा है इस पोजीशन पे, ये पार्ट भी ऊपर वाइब्रेट कर रहा है, ये पार्ट भी ऊपर वाइब्रेट कर रहा है, सिमिलरली ये पार्ट भी ऊपर वाइब्रेट कर रहा है, ये पार्ट नीचे वाइब्रेट कर रहा है। तो सिमिलरली ऊपर और नीचे ये वाला डायरेक्शन को डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन, और ये है आपका z एक्सिस। तो ये एक ट्रांसवर्स वेव है। तो ट्रांसवर्स वेव का क्या प्रॉपर्टी है कि डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन या फिर डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल्स ऑफ द मीडियम। यहाँ पे मटेरियल ऑफ मीडियम क्या है, एक एक स्ट्रिंग का एक एक पार्ट। तो ये ये मीडियम का एक एक पार्टिकल है, तो ये इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। तो इसीलिए इसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन z एक्सिस। तो अगर हम लोग अगर इस वेव का इक्वेशन लिखे तो हम कैसे लिखेंगे? तो ये लिखेंगे z इक्वल्स टू, सपोज कोई एक एम्पलीट्यूड है a, ये साइन कर्व, तो साइन kx माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे a एम्पलीट्यूड है और ये z इन टर्म्स ऑफ टाइम t एंड डिस्टेंस x। z किस पर डिपेंड कर रहा है? x और t पर। तो z एज अ फंक्शन ऑफ x एंड टाइम, मतलब सपोज ये आपका z कोऑर्डिनेट हो गया, ये एक टाइम पे तो एक ही x वैल्यू पॉसिबल होगा। तो फिर z x t इक्वल्स टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, वेयर k इज प्रोपगेशन कांस्टेंट, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और t है टाइम और x है x कोऑर्डिनेट। तो ये आपका हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। और ये क्या लिखेंगे? k कैप। तो a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी k कैप, मतलब k कैप मतलब डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन या फिर डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द वेव, दैट इज k कैप। तो ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ ए वेव। अब हम देखते हैं कि अब हम चलेंगे मैलस लॉ पे। पोलरॉइड के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो पोलरॉइड है क्या? सो पोलरॉइड इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू confine one wave in a particular direction। मतलब अगर आपके पास एक अनपोलराइज्ड वेव है, मतलब यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि एक ही प्लेन एक ही डायरेक्शन में पोलराइजेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे विद डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम it propagates in different it may propagate in the same direction but the direction of the vibration may be in different directions। मतलब
दूसरे डायरेक्शंस में, डिफरेंट डायरेक्शंस में वाइब्रेट कर सकता है। जैसे कि पहले इंस्टेंट में ऐसा वाइब्रेट किया, उसके बाद प्लेन सेट और हट के ऐसा वाइब्रेट किया, फिर और थोड़ा एंगल होके ऐसा वाइब्रेट किया। मतलब आपका ये जो वाइब्रेशन का डायरेक्शन है, पोलराइजेशन का डायरेक्शन है, ये हमेशा जेड एक्सिस नहीं होगा। कभी कभी जेड और एक्स में कुछ एंगल बनाएगा, कभी कभी सपोज जेड और वाई में भी कुछ एंगल बनाए, तो ये सब केस हो सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे अनपोलराइज्ड वेव, मतलब जिसमें कोई पोलराइजेशन का कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगा, तो उसको हम कहेंगे अनपोलराइज्ड वेव। तो जब आप अनपोलराइज्ड वेव को आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के पोलरॉइड से पास कराते हैं, तो फिर वो एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन पे उसका जो कंपोनेंट है वो पोलराइज्ड होते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक पोलराइजेशन उस वेव में आता है, तो इसलिए उसको कहते हैं, डिवाइस को कहते हैं पोलरॉइड। तो पोलरॉइड है क्या? तो पोलरॉइड इज ए कंपाउंड ऑफ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स, मतलब उसमें बहुत सारे लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होगा जो कि एक ही डायरेक्शन में अलाइंड होगा। मतलब सपोज कि ये एक शीट हो गया पोलरॉइड का, तो ऐसा ऐसा उसमें अलाइंड मॉलिक्यूल्स रहेगा। तो ये मॉलिक्यूल्स करते क्या है? ये मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका जो ये कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप सपोज जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा डायरेक्शन पे हो सकता है, तो अगर आप कंपोनेंट वाइज ब्रेक करें तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे कंपोनेंट हो सकता है और ऐसे कंपोनेंट हो सकता है। जो ऐसा वाला जो कंपोनेंट है ये, क्योंकि लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स भी ऐसा अलाइंड है, इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये कंपोनेंट है वो इसको ब्लॉक करते हैं। मतलब जो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स है वो इसको एब्जॉर्व कर लेते हैं, और जो ये कंपोनेंट है यही सब पास करता है, तो इसीलिए सेलेक्टिव पासिंग हो गया। इसीलिए दिस टाइप ऑफ डिवाइस पोलराइजेस वन वेव, सो इट इज कॉल्ड पोलरॉइड। तो अभी मैलस लॉ क्या कहते हैं ये हम देखते हैं। और ये जो आपका एक्सिस हो गया, जिस एक्सिस जिस एक्सिस से एक पोलराइजेशन होता है, मतलब आपका एक वेव जो इनिशियली अनपोलराइज्ड था वो आफ्टर अ सर्टेन टाइम, आफ्टर पासिंग थ्रू द पोलरॉइड, एक डायरेक्शन में बस उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, तो उस एक्सिस को पास एक्सिस कहते हैं। तो मैलस लॉ कहते हैं कि अगर सपोज आपके पास इनिशियली एक वेव है, एक अनपोलराइज्ड वेव है, इसको आप एक पोलरॉइड के थ्रू पास कर रहे हैं, तो फिर जो ये रिजल्टेंट पोलरॉइड आएगा, जो ये पोलराइज्ड वेव आएगा, उसका जो इंटेंसिटी है वो I/2 हो जाएगा, ये I से I/2 हो जाएगा। और इसके बाद अगर आप सपोज एक ऐसे पोलरॉइड से पास करवा रहे हैं जिसका सपोज पास एक्सिस ऐसे है, मतलब बस ऐसे ही कंपोनेंट को पास कराएगा, तो फिर सपोज ये एंगल थीटा है, सपोज ये एंगल आप थीटा से पास कर रहे हैं, तो फिर रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी आएगा वो होगा I/2 cos स्क्वायर थीटा। मतलब अगर आप दो पोलरॉइड आसपास रखते हैं और एक पोलरॉइड को दूसरे पोलरॉइड का पास एक्सिस से थीटा एंगल चेंज कराते हैं, तो फिर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकलेगा, सपोज ये I/2 छोड़िए, अगर सपोज इस पोलरॉइड के बाद इंटेंसिटी है I0, तो फिर और ये सपोज आपका ये रो एक्सिस कोइंसाइड कर रहे हैं, तो फिर जब आप इसको थीटा एंगल ऐसे रोटेट किए, तो फिर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट वेव निकलेगा, इसका जो इंटेंसिटी होगा ये होगा I0 cos स्क्वायर थीटा, यही मैलस लॉ कहता है। तो सपोज अगर आप कुछ मूवी नहीं किए, मतलब थीटा का 0 है, तो फिर इंटेंसिटी I0, और ये होना भी चाहिए क्योंकि पास एक्सिस अगर सेम ही है तो फिर इसके लिए कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा। और अगर आप 90 डिग्री पर रोटेट कर रहे हैं, मतलब अगर आप जो पास एक्सिस है, पास एक्सिस को आप एक फ्री वे की तरह मान सकते हैं। अगर आप वो फ्री वे को 90 डिग्री मूव किए, मतलब कुछ पूरा कंपोनेंट ही 90 डिग्री मूव हो गया, मतलब पूरा अब जो वेव आएगा उसका भी वेव जा ही नहीं पाएगा, मतलब इंटेंसिटी पूरा 0 है। मतलब अगर कॉस यहाँ पे थीटा जगह 90 डिग्री प्रेस करेंगे तो कॉस पर 90 मतलब 0।
तो ये लॉजिकली ठीक भी होना चाहिए। तो ये हो गया आपका आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो सिमिलरली आप अब इस फॉर्मूला से आपको क्वेश्चंस बन जाएंगे कि अगर आप सपोज एक 45 डिग्री से अगर आप रोटेट किए तो कितना इंटेंसिटी पास होगा, आई नॉट इंटू 1/√2 होल स्क्वायर, मतलब आई नॉट बाई 2, मतलब हाफ इंटेंसिटी पास होगा। तो यही था आपका मैलस लॉ। अब हम देखते हैं ब्रियोस्टस लॉ। ब्रियोस्टस लॉ क्या कहते हैं? सो ब्रियोस्टस लॉ ये कहते हैं कि अगर आपका इनिशियली एक अनपोलराइज्ड वेव हो, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव हुआ, और एक इसका जो डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर ही होगा। तो फिर इसका परपेंडिकुलर एक्सिस क्या क्या हो सकता है, या तो ऐसा या फिर ऐसा। तो सपोज अनपोलराइज मतलब मैं दोनों कंपोनेंट दिखा रहा हूँ, ऐसा भी दिखा रहा हूँ और ऐसा भी दिखा रहा हूँ, मतलब दोनों डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन है। तो ये आपका हो गया अनपोलराइज्ड वेव, मतलब इसमें दो डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन है। तो ऐसा वेव अगर आप पास कर रहे हो, सपोज ये आपका हो गया मीडियम 1, सपोज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया μ1 और इसका हो गया μ2। तो अगर आप ऐसा एक वेव पास कराते हैं और सपोज इसका रिफ्लेक्टेड जो रे है और रिफ्रैक्टेड रे ये आपस में 90 डिग्री बनाते हैं, तो फिर ब्रियोस्टस लॉ ये कहते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा वो आपका फुल्ली पोलराइज्ड होगा, मतलब सिर्फ एक ही कंपोनेंट ऑफ पोलराइजेशन होगा। रिफ्रैक्टेड वेव में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कंपोनेंट हो सकता है, वो देखने का चीज़ नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि रिफ्लेक्टेड रे का आपका जो पोलराइजेशन है वो एक ही डायरेक्शन में होगा। तो यही है ब्रियोस्टस लॉ। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ डॉट का कंपोनेंट कमेंगे क्योंकि यहाँ पे सारे डॉट के कंपोनेंट्स चले गए। तो यही आपको ब्रियोस्टस लॉ। तो यहाँ पे कुछ डेरिवेशन कर सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे हम एक एडवांटेज ले सकते हैं कि ये 90 डिग्री है, तो फिर ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के को हम ब्रियोस्टस एंगल कहते हैं, और ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। इसको हम आई बी कहेंगे क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आई बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको भी आई बी कह सकते हैं, इसको भी आई बी कह सकते हैं। तो फिर आई बी प्लस आर 90 डिग्री है, क्योंकि ये पूरा 180 है और ये 90 है, मतलब आई बी प्लस आर 90 है। तो आई बी प्लस आर इक्वल्स टू π/2 और आई बी इक्वल्स टू π/2 माइनस आर। अब हम लेते हैं, अब यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या कहते हैं? सपोज मैं लेता हूँ, सपोज मैं ये वाला मीडियम एयर लेता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, और ये वाला कोई भी एक मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो फिर स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई बी बाई साइन आर इक्वल्स टू μ/1, मतलब म्यू इक्वल्स टू साइन आई बी बाई साइन आर। अब यहाँ से हमको क्या मिल रहा है? यहाँ से हमको मिल रहा है कि यहाँ पे अगर हम साइन लगाते हैं तो फिर मिलेगा साइन आई बी इक्वल्स टू कॉस आर, इस इक्वेशन से। अब साइन आई बी को हम अगर रिप्लेस करें, अगर हम तो हमें मिल गया कॉस आर इक्वल्स टू साइन आई बी। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे साइन की जगह कॉस लगाते हैं, कॉस आई बी इक्वल्स टू, तो कॉस π/2 माइनस आर मतलब साइन आर। तो हम इस इक्वेशन में कुछ नहीं किया, बस इस इक्वेशन में हम कॉस लगाए, तो कॉस आई बी इक्वल्स टू कॉस π/2 माइनस आर मतलब साइन आर। तो अब साइन आर को यहाँ पर रिप्लेस करते हैं साइन आर को कॉस आई बी से, तो हमें मिलेगा साइन आई बी बाई कॉस आई बी मतलब टेन आई बी। मतलब जो ब्रियोस्टस एंगल है वो हो गया आपका टेन इनवर्स म्यू। तो ये हो गया आपका ब्रियोस्टस एंगल। मतलब अगर इस एंगल पे अगर एयर से सपोज कोई एक मीडियम जो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, अगर कोई रे अनपोलराइज्ड रे वेव अगर यहाँ पे इंसिडेंट होता है, तो फिर जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो इट विल मेक एन एंगल 90 डिग्री विद द रिफ्रैक्टेड रे
and the reflected ray will be fully polarized, and the refracted ray may be partially polarized or fully polarized also, but refracted ray is not of consideration here. Only thing is that reflected ray will be fully polarized, and the angle of the Brewster angle can be given by tan inverse mu, जहाँ पे म्यू या म्यू रिलेटिव लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एयर था तो हमने म्यू बाई 1 लिखा था, नहीं तो म्यू 1 और म्यू 2 जो जनरल केस होगा वहाँ पे tan इनवर्स म्यू 2 बाई म्यू 1 होगा। तो यही था आपका ब्रूस्टर्स लॉ। अब इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं कि आपका एयर ग्लास का कोई अगर इंटरफेस हो तो उसके लिए ब्रूस्टर्स एंगल क्या होगा। तो ब्रूस्टर्स लॉ का एक एप्लीकेशन भी है कि इससे आप पोलराइज्ड वेव बना सकते हैं अनपोलराइज्ड वेव से, क्योंकि अगर आपको दो मीडियम दिया जाए तो फिर आप उनका रिलेटिव जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो निकाल सकते हैं, बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइड करके। तो आपके पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो tan इनवर्स कर दीजिए, आपको IB मिल जाएगा। मतलब इस एंगल से आप अगर इंसिडेंट करेंगे तो आप श्योर है कि आपको एक फुल्ली पोलराइज्ड वेव मिलेगा। तो यही था ब्रूस्टर्स लॉ, और इस चैप्टर में इतना ही है।